अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। पॉडकास्ट का टॉपिक ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। मैंने जो बैचलर किया बीएस कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, वो मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से किया था रेगुलरली। मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आया, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वो मैं कैसे आया। मेरा ओवरऑल अराउंड मोर देन 10 इयर्स एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की ऑलमोस्ट तमाम डोमेन्स के साथ, जितने डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, सब पे काम किया हुआ। फर्स्ट जॉब आपको कैसे मिली? ग्रेजुएशन के बाद आपने क्यों सोचा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है? और आजकल तो वैसे ही एआई का बूम चला हुआ है। ओके, स्टोरी ये है कि साइबर सिक्योरिटी की हमारे टाइम में कोई, मुझे नाम भी नहीं पता था, कोई मेंटोरशिप नहीं थी, कुछ नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। इतना पता था कि सिक्योरिटी नामी कोई चीज होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी का एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। अच्छा, इस वक्त आप ग्रेजुएशन कर रहे थे? 2014 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? बीच में मेरे एक सब्जेक्ट जो था, वो यूनिवर्सिटी ने एक साल ऑफर नहीं किया, तो वो मेरे शुरू में रह गया था, वो उसकी वजह से मैं डिले आ गया। मुझे सिर्फ वो पेपर पास करना था। तो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात हुई एक पर्सन से, वो काफी अच्छे थे। आज तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम लाहौर आ जाओ, लाहौर में कंपनी, हम तुम्हारा गपशप लगाते हैं, तुम जॉब का कुछ करते हैं। तो एक दिन में मेरे 8 इंटरव्यू हुए और वो मेरी पहली जॉब थी। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? तो वैसे ठीक है। थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। एंड मुझे लगता है ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है, और ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट का टॉपिक ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। फाइनली साजिद भाई हमें मिल चुके हुए हैं, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इट्स टू मच एक्साइटेड। ये वीडियो आपने कम्प्लीटली भी देख ली, थैंक यू सो मच। साजिद भाई स्टार्ट करें, कहाँ से हैं आप? ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आपने मुझे काफी टाइम से मुझे अप्रोच कर रहे थे, मगर मैं नहीं टाइम दे सका, माजरत। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ। एजे के में मेरी पैदाइश हुई थी, फिर उसके बाद मेरी जो मोस्टली एजुकेशन है, क्योंकि मोस्टली का सारी एजुकेशन मेरी पिंड इस्लामाबाद में हुई। और मैंने जो अपना बैचलर किया बीएस कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, वो मैंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से किया था रेगुलरली। और उसके बाद फिर मैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आया। वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वो मैं कैसे आया, क्या चैलेंजेस फेस हुए। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे पहली जॉब की थी वो लाहौर में थी। उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद मूव हो गया, फिर इस्लामाबाद में रहा, और उसके बाद फिर मैं सऊदी आ गया। तो मेरा ओवरऑल अराउंड मोर देन 10 इयर्स एक्सपीरियंस है इस फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, और माशाल्लाह। साइबर सिक्योरिटी की ऑलमोस्ट तमाम डोमेन्स के साथ, और जितने डोमेन्स हैं साइबर सिक्योरिटी के, सब पे काम किया हुआ। वो ऑलरेडी मैं आपका लिंक्डइन चेक कर चुका हूँ। 30+ आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, और कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी करते रहते हैं। खैर, बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट जॉब आपको कैसे मिली? ग्रेजुएशन के बाद आपने क्यों सोचा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर जाना है? क्या मतलब कि ऐसा हर बंदा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आजकल तो वैसे ही एआई का बूम चला हुआ है, और उस वक्त जब आपने की होगी ग्रेजुएशन, उस वक्त तो साइबर सिक्योरिटी का कोई नाम भी नहीं होगा। सो कैसे? ओके, स्टोरी ये है कि साइबर सिक्योरिटी की हमारे टाइम में कोई, मुझे नाम भी नहीं पता था, तो भी ऑनेस्ट बताऊं, कोई मेंटोरशिप नहीं थी, कुछ नहीं था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। इतना पता था कि सिक्योरिटी नामी कोई चीज़ होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी का एक सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। मेरे साथ मसला ये था कि मैंने शुरू में जब यूनिवर्सिटी टाइम पे था, तो इंटर्नशिप और ये चीज़ें मैंने डेवलपमेंट की और इन चीज़ों की इंटर्नशिप की थी, मगर उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो काम रेपिटेटिव होता है। मुझे इस काम में बहुत प्रॉब्लम होती थी। सही। और मुझे बस इस वजह से मैं कहता था कि मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटेड हो। वो कौन सी मूवी है, सलमान खान की किक मिलनी चाहिए, मुझे वो किक होना चाहिए। मुझे आज तक वो किक वाली चीज़ है कि किक मिलनी चाहिए। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, जो मुझे उस टाइम लिमिटेड इंटरनेट से हमें जो इन्फॉर्मेशन होती थी उनसे थोड़ा कुछ सीखा, और पता चला कि भाई साइबर सिक्योरिटी नामी भी कोई चीज़ होती है, और उसमें बग बाउंटी एक चीज़ होती है। तो मैंने फिर इनिशियली बग बाउंटी से अपना शुरू किया, और उस टाइम 2012-13 में मैंने अच्छी अर्निंग की बग बाउंटी से। फिर उसके बाद मैं एक, अच्छा, इस वक्त आप ग्रेजुएशन कर रहे थे? 2014 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? क्योंकि मेरी एक साल मैंने बीच में मेरे एक सब्जेक्ट जो था, वो यूनिवर्सिटी ने एक साल ऑफर नहीं किया, तो वो मेरे शुरू में रह गया था, वो उसकी वजह से मैं डिले आ गया। यूनिवर्सिटी क्लासेस नहीं होती थी मेरी। मुझे सिर्फ वो पेपर पास करना था। तो वो ग्रेजुएशन, क्योंकि मुझे अपना ईयर जो मेंशन करना है वो एक्यूरेट मेंशन करना है, तो वो एक्चुअल में मैं उस साल में काम, मतलब ये अपना बग बाउंटी और ये चीज़ें कर रहा होता था। और फिर जब वो मैंने किया, उसके बाद फिर मुझे एक चांस मिल गया। एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात हुई एक पर्सन से, वो काफ़ी अच्छे थे। आज तक वो मेरे साथ कीप इन टच है। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम लाहौर आ जाओ, लाहौर में कंपनी, हम तुम्हारा गपशप लगाते हैं, तुम जॉब का कुछ करते हैं। गुड हो गया, मैंने लाहौर चला गया। खैर,
एक दिन में मेरे 8 इंटरव्यू हुए। अच्छा माशाल्लाह। 8 उन सब बंदों को आज तक मैं कहता हूँ यार तुम लोगों ने बहुत चला किया। एक दिन में मेरे 8 इंटरव्यू हुए और सही। फिर उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब ऑफर भी मिल गई और वो मेरी पहली जॉब थी जो मैंने क्रैक की थी। लाहौर में मेरी हुई थी इब्रिक्स कंपनी, आज तक है इब्रिक्स बहुत वेल नोन कंपनी है। तो वहाँ से मैंने शुरू की, वो 3 साल का मेरा वहाँ पे कैरियर रहा। उसके बाद फिर मैं टेलनॉर पाकिस्तान चला गया, वो बड़ा शॉर्ट टाइम था टेलनॉर पाकिस्तान का। फिर उसके बाद मैं फाइनेंशियल सेक्टर में चला गया, जिसको आप अब HBL माइक्रो फाइनेंस बोलते हो। उस टाइम हमारे टाइम में फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक होता था। उसमें फिर मैंने सॉक को स्क्रैच से बनाने का उस एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि सॉक को स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। वहाँ पे सॉक को बनाया मैच्योरिटी लाइन पे लगा के, फिर मैं वहाँ से क्विट करके सऊदी आ गया। सऊदी में फिर मैं सिस्को के साथ हूँ, 5 साल से सिस्को के साथ हूँ और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे भी मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो साइबर सिक्योरिटी सॉक ऑपरेशन सेंटर के साथ है। तो मैं इसमें बेसिकली जो मैं एज अ एडमिन एडमिन कह रहा हूँ, लीड हूँ, सॉक लीड। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर का रोल है मेरा। इसमें मुझे सब पार्ट्स को देखना पड़ता है, मुझे इंसिडेंट रिस्पॉन्स को देखना पड़ता है, पॉलिसीज़ को देखना पड़ता है, मॉनिटरिंग को देखना पड़ता है। जितने भी साइबर सिक्योरिटी के आते हैं ना वो सबको मुझे इसमें चेक करना पड़ता है। तो ये मेरी जर्नी है ओवरऑल। सही माशाल्लाह। अच्छा लेट्स गेट बैक टू द पाकिस्तान। जी। अच्छा ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में मोर देन 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा। पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी फील्ड है, किस तरह से मुझे, अगर मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ या अपनी ग्रेजुएशन लेवल में हूँ तो मुझे कौन सी फील्ड को चूज कर लेना चाहिए। ओके, देखिए बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की जो कॉमन फील्ड जिनको हम कॉमनली जानते हैं वो 2-3 ही है। उसमें एक तो आपकी आती है ब्लू टीमिंग, जिसे हम प्रोटेक्शन की सेंस में लेते हैं कि ब्लू बैज ब्लू है, तो वो ब्लू टीमिंग आती है जिसमें आपका सॉक आ जाता है। वो आपने उसमें जो इंसिडेंट्स आते हैं उनको हैंडल करना होता है, ये ब्लू टीमिंग आती है। एक रेड टीमिंग आती है जिसमें आपने हैकिंग करनी होती है, वो रेड टीमिंग आती है। फिर उसके बाद आपकी GRC आती है जिसमें आपने पॉलिसीज वगैरह को फंडा बनाना और इन चीज़ों के बारे में करना होता है। ये चीज़ें चीज़ें जो फील्ड है 2-3 ये कॉमनली जाती है। अब जो आप कह रहे हो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई कैसे जाए, देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, अब तो भाई बेताशा प्लेटफॉर्म्स है। आप जब यूनिवर्सिटीज में हैं तो आप अपने आप को उसी में एनरोल कर लें, रेगुलरली प्रैक्टिस करें। जैसे ट्राई हैकमी एक बड़ा वेल नोन है, ट्राई हैकमी पे आप अपना अकाउंट बनाए यूनिवर्सिटी में, आप साथ साथ उसमें पूरा उन्होंने गाइड किया हुआ है कि आप कैसे हैक कर सकते हैं। हैक करने का मशीन्स दी हुई है हैक करने का, आप अपने वहां बनाए, खुद से प्रैक्टिस करें। आप जितनी आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी वहां पे उतना आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आपका वहाँ पे ब्लू बैच का भी है, वहाँ पे GRC की भी काफी प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको पॉलिसीज के बारे में बताया जाए कि पॉलिसीज लिखते कैसे हैं, बेसिकली पॉलिसीज काम कैसे करती है, सारी चीजें जो मल्टीपल जितनी है ना, आपको हर चीज की गाइडेंस मिल जाती है। मगर अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि आफ्टर यूनिवर्सिटी ये करोगे, इट्स नॉट डूएबल इन दिस इन करंट एरा, इट्स नॉट डूएबल। क्या आप यूनिवर्सिटी के बाद ये सीखोगे? नहीं, ये आपको यूनिवर्सिटी के साथ साथ करना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले इन प्लेटफॉर्म्स को लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। सही। अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कि आपने सर्विसेज प्रोडक्ट बेस या टेलीकॉम या फाइनेंस, आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान बेस में, ठीक है। वहां पे मतलब कि साइबर सिक्योरिटी को लेके कितनी गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट कंपनीज कितना इन्वेस्ट करती हैं साइबर सिक्योरिटी के। असल में ये क्वेश्चन क्यों आया, मिसाल के तौर पे मैं अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़ा सा मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो चुका होगा और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है साइबर सिक्योरिटी की डिमांड पाकिस्तान में बहुत कम है, ठीक है। मैं फिर ओबियसली वेब डेवलपमेंट की तरफ चला जाऊंगा, जो कि ओबियसली सर्विसेज बेस्ड कंपनी जो प्रोवाइड करती हैं दूसरे कंट्रीज को। तो इसमें मतलब कि मैं किस तरह अपने आप को वैल्यूएबल बनाऊं मार्केट के हिसाब से, या किसी तरह मैं अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकूं। देखें, अब जहाँ तक बात आपने वेब डेवलपमेंट की तो आपको पता है AI के दौर में आपने भी वो मीम्स या वो छोटे छोटे देखे होंगे कि अब डेवलपर की जरूरत नहीं है। हाँ। जैसे SEO अब नहीं रही है हमारे दरमियान, वो AI ने। तो डेवलपमेंट भी मतलब अब टू बी ऑनेस्ट, अब आप सिंपली GoDaddy जो वेल नोन है, आप उसको बताओगे मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, पूरी डिजाइन आपको खुद करके देगा। इट्स नॉट अ गेम। तो जो अब जहाँ तक बात है कि साइबर सिक्योरिटी में, उसमें देखो बहुत डिमांड है। तो 5 साल पहले 6 साल पहले जब मैंने वहाँ से कंट्री छोड़ी तो उस टाइम इतना नहीं था रुझान, मगर अब बहुत ज़्यादा रुझान है। उस टाइम सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में था क्योंकि रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट थी और रेगुलेटर उसको बड़ा फोर्स करते हैं, गवर्नमेंट लेवल से ये फोर्स होती है। तो अब बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में बंदों की साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। सही। हाँ, ये है कि अपने अपने आप को पिच कैसे करना है
और अपने अपने आप को कैसे वो बताना है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत है, नो डाउट। यानी कि अगर पाकिस्तान की भी बात की जाए तो है, बहुत है। इसकी एक रियल एग्जांपल देख लो कि पाक सर्च जो है उसने अपने जो जॉब पब्लिश की थी उसको 2 से 3 दफ़ा उनको एक्सटेंड करना पड़ा। अच्छा, अगर यानी कि उनको बंदा नहीं मिला। हाँ, सीवीज अगर कैपेबल होती तो क्यों आते। वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सही। अच्छा, बात कर लेते हैं हम, हाउ यू कमिंग सऊदी अरेबिया। हमारे यहाँ बाई एयर वाला रवाज था तो मैं बाई एयर गया। तो बेसिकली हमारी एक लोकल कम्युनिटी है जिस्प के नाम से, GISPP के नाम से, ग्लोबल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल पाकिस्तान के नाम से एक कम्युनिटी है। तो वो कम्युनिटी मतलब कि किसी बंदे ने बनाई है? हाँ, मैं वो भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। ये कम्युनिटी बेसिकली इसका ये था कि वो सारे जो सिक्योरिटी से रेलिवेंट लोग हैं वो उसमें है, और ये इसके तकरीबन अराउंड 17 चैप्टर्स हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो। न्यूजीलैंड मिल जाएगा आपको, बहरीन, सऊदीया, US, हर हर कंट्री में जो भी पाकिस्तानी है ना वो है। तो मैंने अपनी जो CV वहाँ पे एक सीनियर था उनको मैंने दी, तो उन्होंने वहाँ पे मेरी CV को उसकी, और आई थिंक सो विद इन अ वीक और 2 वीक्स मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई, कॉल आ गई थी, और उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल और मेरा ये सारा प्रोसेस हुआ। मगर मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी टफ हुआ था। अच्छा। और ऐसा नहीं था कि मतलब उन्होंने मुझे फ्रेशली उठा लिया था। ठीक है। मैं एक्सपीरियंस था और मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया था, और एक्सपीरियंस की बेस पे उन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रेश की बेस पे नहीं आ सकते। टू बी ऑनेस्ट, आपको फ्रेश की बेस पे कभी कोई नहीं रखेगा। आपको अगर पाकिस्तान में भी जॉब करनी है तो आपको जॉब बहुत कम है फ्रेश को रखे, आप इंटर्नशिप करो। सही। दैट शुड बी लाइक, आप अगर कहते हो कि यार यूनिवर्सिटी, आई नो कि आपने यूनिवर्सिटी में पैसा दे के अपनी डिग्री हासिल की है, मगर अब वो टाइम नहीं है कि आपने सिर्फ डिग्री ले ली तो सफिशेंट। आपको उसके अल्टरनेट जो एक्चुअल में जो डिमांड है मार्केट में, उसको वो स्किल्स आपके अंदर होंगी तो तब जाके बात बनेगी। अच्छा, एक्चुअल आप एक्सपीरियंस कहते हैं किसको? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी डिस्कशन हो रही, तो आप मुझे कह रहे थे कि तकरीबन ग्रेजुएशन के बाद 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो वो एज अ फ्रेश काउंट होता है। बिल्कुल। ठीक है, तो आप बता दें, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें इसको। ओके, बेसिकली एक्सपीरियंस 2 तरह के होते हैं, मैं आपको अपनी डेफिनेशन बताता हूँ। एक तो एक्सपीरियंस ये है कि आप किसी ऑफिस में जा रहे हो 9 to 5, और आपने डेली एक्सेल खोली, उसमें 2-3 एंट्रीज की और वापस आ गए, दैट्स अ गुड, ये जिससे आपका एक्सपीरियंस है, टाइम हो रहा है। दूसरा ये कि आपने रियल में उस जो आपकी JD थी आपने उसको सीखा, उसको आपने एक्सप्लोर किया, आपको पता है कि काम कैसे हो रहा है। सही। तो दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जो यहाँ पे है ना वो दूसरे वाले एक्सपीरियंस की ज़्यादा डिमांड होती है। अब जो फ्रेश वाली बात की थी वो मैंने इस सेंस में की थी कि हमारे पाकिस्तान में उस तरीके का एक्सपोजर नहीं है। एग्जैक्टली। और वो एक्सपोजर ना होने की वजह से उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है। सही। देखो, हम CVs में बहुत कुछ लिख देते हैं। मैं मतलब मेरा इंटरव्यूज रिसेंटली बहुत इंटरव्यूज कंडक्ट करता हूँ। अब मोस्ट रिसेंटली मैंने एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई थी L1 की, बेसिक L1 की जॉब आई थी। मैंने उसके लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए, पाकिस्तान से भी थे कुछ, और L2 के लिए भी थे। और टू बी ऑनेस्ट मैं उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछा तो उनको बेसिक क्वेश्चंस का भी नहीं पता था। सही। मतलब उन्होंने CV में अपनी ऐसा कोई लिखा हुआ था कि मुझे याद है कि मैंने एक बंदे की जब वो CV पढ़ी ना, तो मेरे मैनेजर ने मुझे CV दी कि साजिद इसका इंटरव्यू कंडक्ट करना। तो मुझे शर्म आई। मैंने कहा मैं इसका इंटरव्यू, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा है। बेटे यार एक्सपीरियंस है या नहीं, इंटरव्यू तो लेना है हमने, इंटरव्यू का प्रोसेस है। मैंने कहा यार मुझे शर्म आएगी। मगर जब मैंने उस बंदे से बेसिक क्वेश्चन पूछा, उसको बेसिक नहीं आ रही थी। अच्छा। CV में उसने ऐसा लिखा हुआ था कि शायद मेरे ख्याल से CEO के बाद वही बंदा है। तो हमें इस चीज़ पे बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हम CEO, अगर हमारा CV का कोई टॉपिक है इसमें तो हम CV वाले टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो मैं भी अभी कर सकते हैं। ओके, देखो CV का, आप जब भी किसी को CV पिच करते हो ना, तो CV आपकी वो चीज़ है कि आपको उस HR में इंटरव्यू में या आपके इंटरव्यू में आपको बैठाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है। मैं फॉर्मेटिंग पे नहीं जा रहा, मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप CV में वो चीज़ मेंशन करो जिसको आप प्रूव कर सको। और इंटरव्यू में जब आप CV में आपने पहले CV दे दिया, आपने हर वो चीज़ लिख दी जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आपने उठा के दे दी, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम शायद आपको पता ही होगा कि आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो तो मोस्टली वो 2 साल तक आपको दोबारा कंसिडर नहीं करते उस रोल के लिए। सही। 2 साल तक वो दोबारा, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिस्को या अमेजोन होगी, ये दोबारा कंसीडर नहीं हम तो 2 साल से शायद भी चल जाती है बात बजाऊ था, मगर एक 2 साल का जेनेरिक टाइम होता है जिसको दोबारा कंसिडर नहीं करते, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। सही। नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी जब CV आपने प्रेजेंट की, बड़ी अच्छी सी जो आपको काम आता है वो लिखो। अब उसको बेशक जैसे भी फॉर्मेटिंग में लिखो, इट्स अप टू यू। और दूसरा, जब आप इंटरव्यू शुरू करो ना, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिकली वो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में कोशिश करो कि आप इसके बहुत सारी, अच्छा इसकी मजे की बात कि इंटरव्यूज की ट्रेनिंग्स आती हैं। अब YouTube पे देख लो कि इंटरव्यू कैसे देना है, तो हमें इंटरव्यू देना भी नहीं आता। तो आप वहाँ पे देखो कि आपने इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में क्या बोलना है। आपने वही चीज़ बोलनी है, अगर CV में लिखे तो
नॉट मेक सेंस, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में वो चीज़ें बतानी है जो जो आपको आती है, क्योंकि आपने इंटरव्यूअर ने आपसे दो चीज़ों में सवाल पूछने हैं, आपके सीवी से और आपने जो बोला है। अगर आप वो नहीं प्रूव कर सकते तो बैड इंप्रेशन रहता है, और बैड इंप्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है हम बता चुके हैं। सही। अच्छा, थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं। जैसे एज अ वेब डेवलपर अगर मैं कहीं पे इंटरव्यू देता हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ असेसमेंट टेस्ट भी होता है, ठीक है, और दूसरा प्रोग्रामिंग टेस्ट भी होता है, यानी कि लाइव कोडिंग करवाई जाती है। तो आपके केस में किस तरह से इस तरह से कुछ होती है असेसमेंट टेस्ट वगैरह? इसमें ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर रहा होता है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब बजा औकात अगर हमारे सीनियर रोल के लिए तो हमें डेफिनेटली हम उसको एक असेसमेंट देते हैं, हम उसके साथ एक सिनेरियो शेयर करते हैं, वो अपने सिनेरियो में अपनी जो उसके एनालिसिस होती है, उसके फाइंडिंग होती है, वो शेयर करते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें होती है, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट हियर कि हम वो करते हैं। मगर वो एज मेंशन कि वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर, ऐसा नहीं है कि सबका ही उन्होंने करना है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग और इन चीज़ों से हमारा वो तो नहीं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में मसला ये कि लोग क्लेम करते हैं उनको आते नहीं। सेम हमारा भी ऐसा होता है, मगर उसमें हमें इंटरव्यू से जज हो जाता है, क्योंकि हम जब वो आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, तो हम अप्रोच देख रहे होते हैं। पर्सनली मैं आपको अपना बताऊं तो मैं अप्रोच पे फोकस कर रहा हूँ, तो मुझे टूल्स नहीं मैटर कर रहे होते, मुझे टूल से कोई गर्ज नहीं है। मुझे एक्चुअल में टूल्स तो सीख लेगा बंदा, पर मुझे उसकी जो अप्रोच है, मेंटालिटी, वो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का तकरीबन कह सकते हैं, और सऊदी अरेबिया में भी मोर देन 5 ईयर। दोनों में कंपैरिजन आप थोड़ा सा बता दें कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, हम कह सकते हैं ज़मीन आसमान कह सकते हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। अक्सर हम मजाक में भी ये बात करते होते हैं कि भाई पाकिस्तान में सालाना इस बारे में लड़ाई हो रही होती थी सी लेवल पे कि भाई इस साल हमें बजट एलोकेट किया जाए, सही, ठीक है। और सऊदी में इस साल इस चीज़ पे बहस हो रही थी कि इस साल बजट क्यों नहीं खर्च हुआ। अच्छा। तो यहाँ का वो है, यहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक टूल मिल जाएगा। आप किसी भी टूल का नाम लिखो, वर्ल्ड बेस्ट टूल साइबर सिक्योरिटी, आपको टूल्स का नाम बताओ, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों पे करती हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो ये कि इंपॉर्टेंस, मतलब आपको साइबर सिक्योरिटी का पता ही नहीं है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब तो वो भला वो रेगुलेटर का उसने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस किया, तो इस वजह से उन लोगों को हुआ है और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को इनेबल किया, मगर बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ की मार्केट इतनी मेच्योर नहीं है, बिल्कुल मेच्योर नहीं है, इतनी क्या बिल्कुल मेच्योर नहीं है। यहाँ की मार्केट बहुत मेच्योर है। सही। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से सऊदी अरेबिया को आपको क्या लगता है विद द टाइम अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ होंगी? जहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होती है वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है कि यार वेल एक्सपीरियंस बंदा हो, अच्छा उसका एक्सपीरियंस हो डिफरेंट कंपनीज के अंदर, वेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, समथिंग लाइक। देखो, वेल ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज़ इतनी मैटर नहीं कर रही होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए मैटर कर रही होती है वो ये कि जो बंदा वो क्लेम कर रहा है, जैसे हमने पिछले उसमें आंसर में बताया कि जो बंदा वो क्लेम कर रहा है उसको चीज़ आती है। तो अगर आपको वाकई काम आता है और आप 5 साल तक का तकरीबन आपका एक्सपीरियंस है और आपको चीज़ों का पता है, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं, कंपटीशन है, कंपटीशन में नो डाउट, मैं इसमें इनकार नहीं करता, कंपटीशन तो हर जगह है। खाली इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप यूके यूएस की मार्केट भी उठा के देख लो आपको, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसमें पैसे बहुत है, तो हर बंदा इस तरफ होता है, हर बंदा उसका होता है यार इसकी में पैसे बहुत मिलते तो इस बंदे इस तरफ जाओ। मगर उसकी वजह से जो रियलिटी एक्चुअल जो बंदे थे ना, वो उनको काफ़ी उसकी वजह से डैमेज को कंपटीशन क्रिएट हो गया। जिस सऊदी मार्केट में ये है कि आपको एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, क्योंकि सीनियर रोल के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मसला है, और दूसरा ये कि आपको अगर एक्सपीरियंस है और वाकई अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से आपको क्या नज़र आ रहा है? L1 के लिए बिल्कुल नहीं है, फ्रेशर के लिए बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत बहुत रेयर है, अगर किसी की लक है तो वो मैं उसमें, मगर यहाँ पे L1 के लिए या बेसिक के लिए नहीं अपॉर्चुनिटी। उसकी वजह ये है कि बजाय बेसिक बंदे को, फ्रेश बंदे को यहाँ पे लाके वो सिखाए, वो अपने बंदों को क्यों ना सिखाए। बिल्कुल। तो मैं हमेशा सभी को यही मशवरा, अक्सर मेरे लिंक्डइन पे मुझसे लोग अप्रोच कर रहे होते, तो मैं फ्रेशर को यही कहता हूँ कि यार वहाँ पे पहले कोई जॉब तो कर लो, तुम्हें पता तो हो कि तुम मतलब करना क्या चाह रहे हो, या क्या इंटर्नशिप कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे डायरेक्टली पहले बड़े पापड़ पेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि एक तरफा वो मिल जाए। बिल्कुल। तो ये सीन होता है। अच्छा, सारी दुनिया की नज़र ना बेसिकली सऊदी अरेबिया के ऊपर है। दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑन द डिफरेंट इवेंट्स, ठीक है। लास्ट जो इवेंट हुआ था वो रेड हैट इवेंट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक हैट इवेंट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। उससे कोई आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज होती है विद द अपॉर्चुनिटी इन साइबर सिक्योरिटी, या जिस तरह के यहाँ पे कोई हैकाथॉन्स वगैरह होते हो जहाँ पे मतलब कि जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं सऊदीज,
या एक्सपर्ट्स जो हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, वो इंस्पायर होते हैं चीज़ों से कि यार हमें कहीं और कंट्री में मूव नहीं करना चाहिए, सऊदी इज़ द बेस्ट ओके। फॉर अस? अगर आप मुझे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना दो आंसर्स बनते हैं। एक ठीक तो है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि देसी जो सऊदी है उनके बारे में। सऊदी अपने मुल्क के लिए बहुत लॉयल है। सही। मेरे साथ काफ़ी लड़के हैं जो यूएस कनाडा से पढ़ के वापस यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। पूछा कि तुम आगे नेशनल, कहते नहीं हमें यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, हम वहाँ पे क्यों जाए, नंबर एक। सही। नंबर दो, हम लोग का मसला ये है कि हम लोग पैसों की वजह से आते हैं, नो डाउट, इसमें कोई मसला नहीं है। मगर जहाँ तक बात है कि यहाँ पे उनके लिए उनको भी बहुत लर्निंग होती है। यहाँ पे काफ़ी हैकाथॉन है, इनका बग बाउंटी प्रोग्राम, लोकल अपना बग बाउंटी प्रोग्राम है जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे वो इनिशिएटिव है, वो आपको देते हैं। और जो बड़ी कंपनीज यहाँ पे आई हैं, डेफिनेटली उनकी वजह से काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी डिमांड है, बहुत कॉमन है। तो वो उनकी जो नीड है वो यहाँ से सारे पूरी नहीं हो पा रही, बाहर से वो लेती है। मगर अगेन वही बात है कि एक्सपीरियंस बंदे को फ्रेश को उठा के वो ट्रेन नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही। ट्रेन नहीं करते। वो तो बिल्कुल आपने सिंपल सी बात कही है, वो अपने लोगों को फिर ट्रेन करेंगे। हाँ हाँ, फिर वो ट्रेन तो बनता भी यही है भाई, ये होता भी यही है। अच्छा, सिस्को में आपको अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर हो गए, ठीक है। आपको ये तो हो नहीं सकता कि आपको कहीं और से अपॉर्चुनिटी ना आएगी, पहली चीज। दूसरा, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, एज अ टेक लीड? ओके, क्योंकि हम 1 साल के बाद ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ठीक है, तो ऑब्वियसली आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं चीज़ों को लेके, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? अपनी फैमिली को टाइम देना, फिर उसके बाद कंपनी के साथ एज अ टेक लीड हैं आप, सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं। सेल्फ लर्निंग एक अलग कैसे? तो कुछ सेल्फ लर्निंग तो आपकी कभी रुकनी नहीं चाहिए। मेरा तो पर्सनल यही है कि भाई आप हमेशा किसी ना किसी, इवन जब आप मीटिंग्स में बैठे होते हो तब भी आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग तो आपकी कभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग अगर टाइम पास करने के लिए करनी है तो फिर उस मीटिंग को फायदा नहीं। मेरे कुछ अपने असूल है लाइफ के जो मैं बना के चलता हूँ। जहाँ तक कि कैसे लाइफ को बैलेंस किया जाता है, टफ है। इसमें क्रेडिट गोज टू माई वाइफ। ओके। उनको पता है, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे रात को 1-2 बजे कॉल आ गया, इंसिडेंट हो गया, उठाऊं, लैपटॉप उठाया, दूसरे कमरे में चला गया। मैंने बल्कि एक घर में एक सेपरेट एरिया बनाया हुआ है जिसमें मैंने अपना पूरा ऑफिस सेटअप किया हुआ है, लैपटॉप लगाया, एलसीडीज लगी हुई हैं सारा, तो मैं बैठ के इंसिडेंट पे काम शुरू कर दूंगा। तो वाइफ मेरी बस यही कहती हैं, आपको चाय बना दूं, कॉफ़ी बना दूं, या आप आके सोएंगे। सही। तो मतलब उनको पता है कि मेरा ऐसा है। ये बहुत कम होता है, चीज़ें हमें साथ साथ स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती हैं। तो ये तो आपको हर लाइफ में, मतलब हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब है ना, ये थोड़ी सी टफ होती है। मगर ऐसा नहीं है, हमें रिलैक्स वाला सीन भी होता है हमारा। हमारे लिए जो टफ टाइम होता है वो जब इंसिडेंट आ जाए तब, या हमें जो मंथली जब एग्जीक्यूटिव को प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो एक थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग वाला, बाकी सुकून में चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसे चल रहा होता। आदत हो गई शायद एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, कंपनी आपने स्विच क्यों नहीं की अब तक? कंपनी स्विच की नहीं की। देखिए, जब एक बंदा सीनियर रोल पे चला जाए, जैसे अब मैंने आपको बताया कि मेरा 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके लिए, वो आपके लिए होता है कि आपकी स्टेबिलिटी, सही। आपकी जिस कंपनी में आप जा रहे हो स्टेबल है भी या नहीं। तो अगर वो कंपनी का आपको शक हो कि यार ये स्टेबल नहीं है, तो मैं उस जगह पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पैसा मैटर नहीं कर रहा। पैसा मेरा कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना, तो मेरे लिए स्टेबिलिटी ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि मेरी फैमिली है यहाँ पे, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता होता। दिस इज द ओनली रीज़न। अच्छा, फैमिली पे अगर बात हो रही है तो फैमिली का यहाँ पे कितना एक्सपेंस और कंपनी क्या फैसिलिटेट करती है? ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे भी हैं, यहाँ पे स्कूलिंग किस तरह की है, ये थोड़ा सा बता दो। ओके, एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं तो एक्सपेंस ज़्यादा नहीं है। आपके अपने लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हो, पर नॉर्मली आपको आप अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे इजीली आप 3-4 हज़ार, अगर आपकी वाइफ, आप वो 2 बच्चे 3 बच्चे हों, तो 3 से 4 हज़ार मंथली ग्रॉसरी सफिशेंट बहुत है। मतलब इसमें मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अप टू द मार्क आपकी, वो सारी चीज़ें। जो आपका हाउस रेंट है, अब हाउस रेंट थोड़े से इंक्रीज़ हुए, नो डाउट। अराउंड आप कह सकते हो कि आपको अच्छे एरिया में घर चाहिए तो आपको 20 से लेके 40 के दरमियान में आपको घर मिलेगा पर ईयर। यहाँ पे पर एनम होता है घर। और जो बच्चों की स्कूलिंग है, मैं बेसिकली मेरे बच्चे पाकिस्तानी कम्युनिटी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो मेरे बच्चों की फ़ीस है वो अराउंड 1100 पर पर्सन है, पर किड, ठीक है, पर मंथ। तो वो ये से चल रहा है। अच्छा, ये वेरी भी करती है क्लास टू क्लास? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ये 40-50 रियाल का फ़र्क होगा, इससे बड़ा कोई फ़र्क नहीं होगा। सही। सीनियर की शायद मेरा से शायद 1200-1300 के करीब होगी, कुछ ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग करते हैं फैमिली को बुलाते हैं विजिट वीज़ा पे, कुछ बुलाते हैं एक अपने इकामा पे, मतलब कि स्पॉन्सर करके,
तो दोनों में मतलब कि फ़ायदा किस चीज़ में? ओके। अच्छा आपने क्वेश्चन जो पहले पूछा था कि बेनिफिट्स क्या ऑफर करती है, हाँ वो मैं भूल गया, मैं वो पहले बता दूं। देखो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। सही। तो जो नॉर्मली मोस्टली कंपनी जो ऑफर करती हैं वो आपकी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस और एनुअल टिकट फैमिली का ये देती है, ठीक है, ये मोस्टली देती है। इसमें आपकी डिपेंडेंट फी नहीं देनी पड़ती, वो गवर्नमेंट वो कंपनीज नहीं देती। अब तो वो आपको खुद ही बेयर करनी पड़ती है। डिपेंडेंट फी एक्चुअली एक टैक्स है, टैक्स हाँ, जो हम पे करते हैं अप्रोक्सीमेटली वो 400 रियाल पर मंथ है पर पर्सन। पर पर्सन आपका एम्प्लॉयर पे करता है, मेरा मतलब मेरा एम्प्लॉयर पे करता है, मगर मेरी फैमिली का मुझे पे करना पड़ता है। सही, ठीक है। हाँ, आपका तो ऑब्वियसली वो पे करते हैं। और बाकी मेरे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी है। मुझे मेरे बेटे को कुछ इशू था हेल्थ का, पाकिस्तान में मैंने काफ़ी चेक करवाया, कोई डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सके। सही। और यहाँ पे उन्होंने मेरा 2 के 3 सेटिंग में उन्होंने डायग्नोज कर दिया और उसका बाकायदा ट्रीटमेंट हुआ। अच्छा। यहाँ पे बहुत अच्छी है। अच्छा, ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कुछ वो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इस तरह करके कुछ है। वो है मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली अगर आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें डेफिनेटली वो अच्छे रोल पे आए थे, तो उनको वो अच्छा ही उनका चल रहा होता है। ठीक है। और आप अपनी वाइफ का मतलब कि इकामा जो वीज़ा है वो आप खुद पे करते हो, स्टार्टिंग की फीस वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 3 to 4,000। इकामा शुरू में? हाँ। नहीं, शुरू में आपको पूरी एक दफ़ा की जो, अच्छा इसमें दो जो आपने क्वेश्चन पूछा, विजिट और दूसरे में आपको जो फैमिली वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो ना उसकी 2000 रियाल फीस है। अच्छा। आपके अगर 10 मेंबर भी हैं तब भी 2000 ही है, अगर एक मेंबर है तब भी तो इतनी फीस है, फीस उसकी फिक्स है। 2000 रियाल पर एनुअल? नहीं, वन टाइम वीज़ा, फैमिली वीज़ा निकलवाने की बात। सही, यानी कि वन टाइम एंड लाइफ टाइम। हाँ, वो लाइफ टाइम। अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं था। वो उसका एक दफ़ा की होती है। उसके बाद आप इकामा चल रहा है ना, पर मंथ आप इकामा कर दे रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा जो विजिट वाला है, विजिट में ये है कि आपको वो अब तो काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई विजिट। और विजिट वीज़ा अप्लाई कर लो तो उम्रा वीज़ा भी है, अब तो 3 माह का भी है और साल का भी है, कुछ इस तरह का सीन चल रहा होता है। सही, बेहतरीन। अच्छा, एआई कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व है साइबर सिक्योरिटी के अंदर? करंटली ऑर्गेनाइजेशंस उसकी तरफ मूव हो रही हैं। एआई का बहुत अहम किरदार है। अगर फ्यूचर में देखा जाए अगले आप 2 से 3 साल में, तो एआई बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एनालिस्ट को एनालिसिस करने में। मैं आपको एक रियल सिनेरियो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाता है, सही, ठीक है, मेरे पास अलर्ट ट्रिगर होता है और उसके बाद मैं उनको इन्वेस्टिगेट करता हूँ और मुझे तकरीबन 45 से 50 मिनट या 1 घंटा लग जाता है कि भाई हाँ, ये वाकई नईम का अकाउंट कंप्रोमाइज़ हुआ है, ये नईम नहीं था और इस बंदे ने कंप्रोमाइज़ किया, और मैं उस पर एक्शन स्टार्ट करूँगा। बस मैं आपको यही काम एआई विद इन अ मिनट आपको करके बता देगा। नहीं, नईम की डिवाइस नहीं थी, ये किसी और जगह से हुआ है, किसी और रीजन से एक्सेस हुआ है, और इसके अलावा ये जो IMI नंबर मोबाइल जो मेरे पास आया ये भी नईम का नहीं था, और ये नॉर्मल बिहेवियर जो जिस तरीके से एक्सेस हुआ है ये भी नईम का नहीं था, ये IP भी किसी और रीजन की थी। वो सब कुछ मिला के एआई ने मुझे विद इन अ मिनट जवाब दे दिया। तो मैं उसके बाद अपनी एनालिसिस शुरू कर दूंगा, तो मैं मैक्सिमम 10 मिनट्स में पूरे एनालिसिस को कंप्लीट करके क्लोज कर दूंगा टॉपिक इन्वेस्टिगेशन। मगर अगर एआई के बगैर करूंगा तो मैंने आपको बताया कि उसमें मुझे टाइम टेकिंग है, तो एआई बहुत हेल्प करती है। तो इसका कोई ड्रॉबैक भी है, मतलब कि एआई आपको ऑथेंटिकली सही चीज बता रहा होता है, एक पाथ जो बता रहा होता है वो ठीक होता है, कि आपको लगता है कि यार नहीं यार यहाँ पे कुछ ग्लिची पॉइंट है या एआई की तरफ से कुछ गलत बता रहा है, नहीं इतनी ज़्यादा प्रॉपर वे में या प्रूफ वे में चीज़ें डिलीवर कर रहा ओके, एआई का बेसिकली एआई के 2 तरह के मॉड्यूल्स। एआई में जो हम LLM जिसे हम कहते हैं ना, जिसमें अपना लोकल मॉड्यूल होता है, हमने इसको खुद ट्रेन करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेन करना होता है। ये आपका इन हाउस होता है, लोकल अपना टूल होता है, तो इसको आप ट्रेन कर रहे हो, साथ साथ इसको आप साथ साथ मैच्योर कर रहे हो, तो ये मैच्योर होता है। एक जो पब्लिकली, अगर आप उस सेंस में आपका क्वेश्चन है चैट जीपीटी और साइंस में, एक लेवल तक तो जवाब ठीक देता है, मगर अगर आप उससे वाकई टफ क्वेश्चन या क्रिटिकल क्वेश्चन पूछो नहीं जवाब दे पाते। नहीं, एक छोटी सी एग्जांपल आप इसको आप ट्राई कर लेना। जो शिफ्ट रोस्टर होता है, जो आप खुद आप 24 आवर्स के शिफ्ट रोस्टर से कहो कि मुझे बना के दे 4 से 5 बंदों का, नहीं बना पाएगा। सही, नहीं वो मैं जब आपने बताया ना कि आपका अपना एक मॉडल है, ठीक है, जो कि आपने खुद ट्रेन किया अपने डाटा के ऊपर, तो वो तो बेस्ट चीज़ है। वो हाँ, आपको पता है, उसको पता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर का, हर चीज़ को उसको पता होता है उसके मुताबिक। तो अब ये मूव कर रहे हैं और ये बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी तो नहीं खैर कर रही, मगर इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में ये सारी कन्वर्सेशन हो रही थी वो सैलरी है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर एक फ्रेश ग्रेजुएट है, आपके मुताबिक ऑब्वियसली एक फ्रेश ग्रेजुएट बंदा वो है जिसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो यहाँ पे आता है सर के ऊपर, वो क्या कहते हैं, तूफान बांध के या कुछ और बांध के, तो
और आज़ाद वीज़ा पे यहाँ पे आता है, वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करता है और वो नेगोशिएशन करता है इंटरव्यू के अंदर, तो वो कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकता है सैलरी के लिहाज से? देखो अगर तो वो शौक के लिए आ रहा है तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकता है 7,000 से लेके 12,000 के दरम्यान में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इनिशियली इससे ऊपर जितनी भी आ जाए मतलब वो उसके बहुत है, उसके अपने है, मगर आप इतनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे इतने तक की आपको मिलेगी। मगर ये उनकी बात कर रहा हूँ कि जिसका हैंड्स ऑन है, अच्छा चीज़ों को उसको पता है, उसकी उसकी बात कर। सही। प्रो एंड कॉन्स बता दें, क्योंकि अब तक आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे मूव ऑन नहीं हुए यहाँ से। ऑब्वियसली काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या जिनका प्लान होता है कि यहाँ से कहीं और जाएंगे, वहाँ पे एक तो पासपोर्ट मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, इस तरह करके उनका माइंडसेट होता है। आपके माइंड में क्या है? मेरे माइंड में जो ओनली वन रीज़न, मेरे बच्चे अभी जब मैं 5 साल पहले मूव हुआ था तो वो छोटे थे, अब माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए, तो अब शायद मैं सोच सकता हूँ, मगर अभी उससे पहले नहीं सोचा था मैंने। रिलीजियस फैक्टर, ओनली द रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि हमारे अगर हम बाकी जीसीसी रीजन को ही अगर हम देख लेना, उसमें माहौल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को ग्रो अप करवा सको, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं और हम बजाते हम खुद कश्मीरी हैं, तो हमारा वो थोड़ा उस डिफरेंट एनवायरनमेंट में हुआ है। हम गैदरिंग वाले लोग हैं, हम लोग बड़ा पर्दे वाला सीन होता है, हमारा थोड़ा डिफरेंट सीन चल रहा होता है। तो हमारा जो पड़ोस के हैं वो इन चीज़ों पे बड़ा उनका डिफरेंट ओपिनियन है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में कुछ नहीं, आपको बहुत अच्छा मॉल मिलेगा। आप मॉल में चले जाओ, बेफिक्र हो के जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको मोस्टली में बड़े सब्र वाले लोग और वाक़ई बड़े। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, हमें मक्का मदीना बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जब दिल करता है, जब दिल करता है चलो जी मक्का मदीना चलते हैं भाई, आराम से सुकून मिल जाता है वहाँ पे। ये बहुत बहुत बड़ा, लोग लाखों रुपए दे के आ रहे होते हैं, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये तो वाकई बहुत बहुत। कई दफ़ा मेरे ऐसा भी हुआ है कि मैं गया हूँ, उम्रा किया, वापस आ गया हूँ बगैर स्टे किए हुए, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो ये हमें बहुत ब्लेसिंग है। और कॉन्सिक्वेंसेस में यहाँ का ये है कि नेशनल्स को ज़्यादा फोकस करने लग गए ये लोग। तो आप अगर यहाँ की जॉब को किसी भी, मतलब मैं खाली साइबर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, किसी भी जॉब को अगर आप टारगेट कर रहे हो ना, तो आप अरबी पे फोकस रखो अपना। अरबी इट शुड भी, मतलब वेरी सुन वो मैंडेटरी शायद हो जाएगी, इतना ये लोग वो लोकलाइजेशन पे उनका है, अरबी वाली लोगों को प्रेफर कर रहे हैं। और आपको वाकई अपनी फील्ड पे ग्रिप होना चाहिए, सही। तब आप कह सकते हैं कि हाँ मैं पे रहूँगा। Thank you so much. It's a great pleasure to meet you, and it's a great podcast. Till now, I have done with the other person also. So thank you so much. थैंक यू। Yes.